हेलो माय नेम इज शिरीष श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक कमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी ने किया था। फर्स्ट एक बार कमेंट देखते हैं हम लोग। सत्यम मिश्रा ने ये कमेंट किया है कि थ्रू माय स्मॉल एक्सपीरियंस इन बॉलीवुड आई बी रियलाइज दैट आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स लाई इन इंटरव्यूज एंड स्पीचेस जस्ट टू साउंड पॉजिटिव बट अनफॉर्चुनेटली इट लीड्स टू पीपल बिल्डिंग रॉन्ग आइडियाज about reality. Here I am not being negative, but what I have found that directors who brag about making money in small budgets and all is in a very different context. I used to be a great follower of someone like Anurag Kashyap and others, but now after working I realized that they always had a producer even from Panch. And his zero budget is very different from a normal indie guy who can't obtain big favor. Please make a video on these highly motivating interviews and their reality, which will bring a sense of realism in Bollywood aspirations. So this is true, and बहुत सारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स इवन एक्टर्स मिसलीड करते हैं लोगों को कि ज़ीरो बजट क्या होता है, नो बजट क्या होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेलर देखा था एक फिल्म का जिसमें उन्होंने बताया था उन्होंने नो बजट में फिल्म बनाई है। फिर उसके बाद उन्होंने मेकिंग का वीडियो पोस्ट किया, मैं दिखाऊंगा उसको किसी और वीडियो में। और उसके मेकिंग के वीडियोस में जितने इक्विपमेंट्स और जितना सामान उनके पास था, तो मैंने नीचे कमेंट में यही लिखा कि इसमें तो यार 3 हिंदी पिक्चरें बन जाती, इतना सामान था आपके पास। नो बजट तो कहीं से भी वो नहीं था। सो बेसिकली लोगों को ये अच्छा लगता है कहना नो बजट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये फेस्टिवल से निकला है। फेस्टिवल से मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि अगर आप अपनी एक सॉब स्टोरी लेके जाते हो, एक पैथोस वाली एक दुखी स्टोरी लेके जाते हो फेस्टिवल्स में, तो कई बार वो आपको सिर्फ इसलिए इनाम दे देते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री प्राइज़ दे देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। क्योंकि ज़्यादातर फेस्टिवल्स जो हैं वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में हैं, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और हमको अभी भी वो लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में काउंट करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वहाँ पे इनाम मिल जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसलिए कई बार अनुराग कश्यप इशू करते थे। मैं भी अनुराग कश्यप का फ़ैन था इनकी तरह, और मैं भी अनुराग कश्यप की वजह से मुंबई गया था, क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे, उनके आर्टिकल्स एक पैशन फॉर सिनेमा करके वेबसाइट में पढ़े थे जो मैं पढ़ता था। एंड आई यूज़ टू गेट मोटिवेटेड लिसनिंग टू दोज लेक्चर्स एंड रीड दोज आर्टिकल्स एंड आई यूज़ टू थिंक दैट ही हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट। बट इफ़ यू गो टू हिज विकीपीडिया पेज यू विल फाइंड दैट जो 5 फिल्म है वो बेसिकली टूटू शर्मा ने प्रोड्यूस की है। टूटू शर्मा पद्मिनी कोल्हापुरी के हस्बैंड हैं और उनकी जो बहन है तेजस्विनी कोल्हापुरी, उसको लॉन्च करने के लिए 5 बनाई गई थी, जिसको अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था। अनुराग कश्यप ने उससे पहले स्टार बेस्ट सेलर का एक एपिसोड डायरेक्ट किया था जिसका नाम था ट्रेन टू महाकाली, जो कि हिट था। उससे पहले उन्होंने सत्या पिक्चर में काम किया था जो अगेन लो बजट नहीं थी। उसके पहले इन्होंने राइटिंग का काफ़ी काम किया था और ये राइटिंग कर रहे थे टीवी में लगातार। सो इनके पास ऑलरेडी पैसे हुआ करते थे, तो ऐसा कुछ वो मेजर नहीं है। इतना काम करता था अनुराग कश्यप कि आधा काम उसको कभी कभी अपने भाई को देना पड़ता था, इतना काम था उनके पास। तो अगर इतना काम है तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसा भी होगा ही। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली टेल यू दैट ऑल दिस पीपल एक्चुअली लाई अबाउट दिस थिंग्स। अनुराग कश्यप का एक वीडियो भी पड़ा हुआ था इंटरनेट में जिसमें उन्होंने बताया था कि ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग कैसे बनाए। और मुझे समझ में नहीं आता कि ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग वो कैसे कह सकते हैं बनाने को, जब उनको खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी कोई फिल्म बनाने का। तो उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई हैं जो आपको रेनडांस फिल्म फेस्टिवल में मिल जाएंगी कि लो बजट फिल्म कैसे बनाई जाती है, या फिर आपको सनडांस फिल्म फेस्टिवल की वेबसाइट के आर्टिकल्स में मिल जाएगा कि ज़ीरो बजट फिल्म कैसे बनाई जाती हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ से उन्होंने पढ़ा था और वहाँ से उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। और रॉबर्ट रोड्रिगेज़ को मैं कहूँगा कि उसके सब लोग फ़ैन रहते हैं, तो उसकी जो फिल्म थी वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इन लोगों ने बोला होगा कि वैसे ही लो बजट, मतलब उसके जो अपने रूल्स हैं, रॉबर्ट रोड्रिगेज़ के अपने रूल्स हैं नो बजट फिल्म मेकिंग, उसने लिटरली नो बजट में फिल्म बनाई थी। सो वहाँ से चीज़ निकल के आती है। अब जब ये शाहरुख खान भी कहता है कि मैं 10,000 रुपये लेके मुंबई गया था, भाई 1990 में 10,000 रुपये बहुत होते थे। इन्फ्लेशन एडजस्टेड आज से 30 साल बाद 10,000 रुपये का अगर तुम किसी को कहानी सुनाओगे तो वो लड़का सोचेगा 10,000 रुपये में तो बेचारा क्या ही मिलेगा, जैसे आज 10,000 रुपये में क्या ही मिलता है। पर 1990 में 10,000 रुपये बहुत बड़ी संपत्ति हुआ करता था, बहुत ज़्यादा होता था, उसको लेके गए थे। और उससे पहले अगर आप अगेन विकीपीडिया शाहरुख खान का चेक करो तो आपको पता चलेगा एटलीस्ट 6-7 सीरियल में वो काम कर चुका था। 1987 से 91 तक वो 6-7 सीरियल में काम कर चुका था। आई इमेजिन कितना पैसा था उसके पास। सो आप लोग बिल्कुल भी मिसगाइड मत होइए उससे कि मतलब उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास ये था। कई बार क्या होता है कि जो वैनिटी होती है उसके चक्कर में आपको ड्रामेटाइज करनी पड़ती है अपनी स्टोरी। लाइक अगर कल को मेरा भी कोई इंटरव्यू होगा, अगर मैं कभी बड़ा डायरेक्टर बन गया या कुछ और बन गया और मेरा कुछ, मैं बड़ा आदमी बन जाता हूँ, मेरा कोई इंटरव्यू होता है, तो इफ आई टेल देम दैट मेरा जो पाथ है वो बहुत ही ईजी था, मैं बस गया और जाके चीज़ें होने लगी, इट वोंट मेक अ स्टोरी।
आपको अपनी लाइफ की स्टोरी ड्रामेटाइज करनी पड़ती है। तो उस ड्रामेटाइज में क्या होता है, आप उसमें एलिमेंट्स ऐड करते हो। और उसके जो सबसे फेमस एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि मैं 50 रुपये लेके मुंबई गया था, 100 रुपये लेके मुंबई गया था। और दूसरा एलिमेंट है कि मैं किसी रेलवे स्टेशन के बेंच पे सोया था, मैं मरीन ड्राइव पे सोया था, जो कि अमिताभ बच्चन क्लेम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लेम्स हैं जो लोग वहाँ पे करते हैं कि मैंने स्ट्रगल किया था। और लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताना अच्छा लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम से आपको सिंपैथी जनरेट होती है, और एवरीवन लाइक सिंपैथी। सो आप बेसिकली अपने स्ट्रगल को ओवर ड्रामेटाइज करते हो। एवरीवन डज दैट, इवन स्टार किड्स जिनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने वरुण धवन का कहीं इंटरव्यू पढ़ा था कि मैं ऑटो रिक्शा से धर्मा प्रोडक्शन गया था काम मांगने के लिए, और मुझे काम मिल गया वहाँ पे। वरुण धवन, तुम डेविड धवन के बेटे हो जो ब्लॉकबस्टर फिल्में कर रहा था, जिसके पास करोड़ों रुपए थे। तुम ऑटो से जाओ, किसी चीज़ से जाओ, वो तुम्हारा अपना चॉइस है। तुम मजबूरी में नहीं गए थे, तुम्हारा मन किया होगा जाने का। और जहाँ तक मुझे लगता है वो ऑटो से गया भी नहीं होगा, इतना झूठ बोलने की ज़रूरत है भी नहीं। सो इस तरह की कहानियाँ लोग बनाते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सुन के लोग उनकी तरफ थोड़ा सा एक फैन फॉलोइंग डेवलप हो जाएगी, और लोग सुन के लोगों को अच्छा लगेगा। वो अपनी स्टोरी को ओवर ड्रामेटाइज करते हैं। सब लोग अपनी स्टोरी को ओवर ड्रामेटाइज करते हैं, कभी कभी मैं भी करता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करना भी चाहिए, क्योंकि लोग उसी को सुनना चाहते हैं। बेसिकली लोग वही सुनना चाहते हैं, लोग वही रैक्स टू रिचेस स्टोरी सुनना चाहते हैं। लोग टाइगर श्रॉफ की स्टोरी नहीं सुनना चाहते हैं कि अच्छा पापा ने बोला और नाडियाड वाला ने उसको साइन कर लिया, पैसे भी दिए पहली फिल्म के लिए, और पहली पिक्चर हिट भी करा दी। तो आप वो स्टोरी सुनना नहीं चाहते, और आपको उस स्टोरी में इंटरेस्ट भी नहीं है। आप वो स्टोरी सुनना चाहते हो जिससे आप कनेक्ट कर सको। तो इसलिए ये स्टोरीज क्रिएट की जाती हैं, जहाँ पे आउटसाइडर 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 बार बार बोला जाता है, नेपोटिज्म 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 बार बार बोला जाता है, जहाँ पे आपको मिस गाइड किया जाता है इन सब चीज़ों से। बट इसका कोई मतलब नहीं है कि जब बार बार आउटसाइडर बोले जाता है। नॉर्मली लोग आउटसाइडर हैं भी नहीं, और इसमें कुछ निगेटिव होने वाली बात नहीं है। मतलब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप निगेटिव ना हो। लाइक बहुत लोग मुंबई मुझे फ़ोन करते हैं कि हमें मुंबई जाना था, पर आपका लेक्चर सुन के हम थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं। बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ताकि वहाँ जाके आपको शौक ना लगे, और ये सारी इंटरनल जो चीज़ें हैं, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में जाओ तो आपको पता चले कि कैसे होती हैं ये सारी चीज़ें। और आप फिर अपने फिल्म बनाने की कोशिश करो, और आप सोचो कि मैं ज़ीरो बजट में फिल्म बनाऊँगा, और आप फिल्म बनाते भी हो, पर लोगों को पसंद नहीं आती वो पिक्चर, क्योंकि वो एक्चुअली ज़ीरो बजट होती है। और ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग में क्या प्रॉब्लम होती है कि आप जो शॉट्स लेना चाहते हो उस तरह के शॉट्स सीन्स आप नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से आपको ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एंड इफ़ यू थिंक दैट जस्ट बिकॉज यू हैव मेड एन एफर्ट एंड पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट इट, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा भी नहीं होता है। मैंने किताबें लिखी हैं, मैंने फिल्म्स लिखी हैं, और अपने दम पे सारी चीज़ें करी हैं, पर जब तक आप प्रॉपर मार्केटिंग नहीं करते हो चीज़ों की, तब तक चीज़ें हिट नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी एवरेज फिल्में हैं जो सिर्फ मार्केटिंग की वजह से चली हैं, जो सलमान खान की वजह से चल गई हैं, क्योंकि वो पिक्चरों में एक्टर बड़े थे, या फिर उनके पीछे बैकअप अच्छा था। सो तो कहने का मतलब ये है कि जो ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग है, वो जब मैं आप लोग को बोलता हूँ करने के लिए, तो मैं जानता हूँ कि क्या कंडीशन है कि आपके पास सिर्फ कैमरा होगा, और आपके पास कुछ नहीं होगा। लोकेशन भी आपको जुटानी है, सारी चीज़ें आपको करनी है। तो मेरे दिमाग में भी यही आइडिया था कि जब मैं ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग बनाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ कैमरा होगा और मैं उसको करूंगा। पर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आते हैं, जो अब जाके मुझे समझ में आते हैं। कि मुझे ये नहीं पता था कि साउंड डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म का। जब बाद में मैंने अपनी फिल्में बनाई और एडिट किया, साउंड डिज़ाइन किया, तब समझ में आया कि पिक्चर की जो क्वालिटी है वो बेसिकली साउंड डिज़ाइन से निकल के आती है। सो बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए कि ज़ीरो बजट में अगर आप कोई फिल्म बनाएंगे तो आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। और मुंबई में जब आप जाएंगे तो मुंबई की दुनिया बाकी शहरों की दुनिया से टोटल अलग है। मुंबई में आपको पता चलेगा कि बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं और जिनका कोई अता पता नहीं चलता, जो शायद सिर्फ मुंबई में ही रिलीज़ होती हैं। एक अनटाइटल्ड कार्तिक कृष्णन प्रोजेक्ट था, क्या हुआ उसका? बनी पिक्चर गायब हो गई। वाइट एलिफेंट थी ओमकार शाने की, क्या हुआ? आप नाम भी नहीं सुना होगा ऐसी पिक्चरों का। ये पिक्चरें वहाँ बनती हैं 10-10, 15-15 लाख में, पीवीआर में रिलीज़ होती हैं। उसका A4 शीट में वो लोग प्रिंट आउट निकाल के पोस्टर इधर उधर लगा देते हैं। कुछ लोग देखने भी चले जाते हैं इंडिपेंडेंट सिनेमा के नाम पे, पर अगेन कुछ होता नहीं है। इवन आनंद गांधी की शिप ऑफ थीसिस भी इंडिपेंडेंट फिल्म नहीं थी, ज़ीरो बजट फिल्म नहीं थी। उसमें काफ़ी पैसा लगाया था। मैं आपको बताता हूँ, जैसे सोहम शाह है जिसने तुम्बद में काम किया है, वो बेसिकली एक बहुत ही रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है। वर्सोवा में एक पूरा एरिया है रिद्धि सिद्धि करके, जिसको वो ओन करता है। उसके पास हज़ारों मॉल्स हैं, वो करोड़पति आदमी का बेटा है। उसने बाबर फिल्म बनाई थी और काफ़ी पैसा वेस्ट किया फिल्म इंडस्ट्री में। जब उसे आनंद गांधी मिला और आनंद गांधी ने उसको 4-5 साल लगातार चूसा और शिप ऑफ थीसिस बनाई, और उसके बाद वो लगातार पैसा कुछ ना कुछ फिल्मों में लगाता रहता है। और ये जो कुछ लड़के हैं, जैसे विवेक गोम्बर है जिसने कोर्ट बनाई थी मराठी फिल्म चैतन्य तमाने के साथ, और सोहम शाह है, इनको ये समझ में आ गया था कि अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर बैठना है तो आप ये हीरोइज्म वाली फिल्म करके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको थोड़ा क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म करनी पड़ेगी ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें।
तो उसके बाद उन्होंने ये सब पिक्चरें करी। पर आप देखोगे कि शिप ऑफ थीसिस में और तुम्बद में सोहम शाह के बहुत सारा डायलॉग नहीं है, क्योंकि उसको डायलॉग डिलीवरी करनी नहीं आती है, उसको एक्टिंग भी बहुत अच्छे से नहीं आती है। तो बहुत सारे जो फिल्में बनती हैं वो इसलिए बनती हैं क्योंकि प्रोड्यूसर्स की वैनिटी होती है, वो उस पिक्चर को बनाना चाहते हैं, वो अपने आप को बड़ी स्क्रीन में देखना चाहते हैं, वो उस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं। अब जैसे सचिन जोशी है जिन्होंने काफ़ी फिल्में करी हैं, वो बेसिकली गोवा गुटखा के मालिक हैं, तो लगातार फिल्में बना सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि पता है कि फिल्म बनेगी तो फ्लॉप ही होगी और नाम खराब होगा। तो ऐसे कुछ डायरेक्टर से मैं मिला भी था जो इनिशियली प्रोड्यूसर ढूंढ रहे थे, फाइनली वो मजबूर होकर फिर ऐसे ही लोगों के साथ काम करते हैं, जो मैंने भी किया था। मैंने भी जिन लोगों के साथ काम किया था वो ऐसे ही फिल्म प्रोड्यूसर्स थे जो काम करते हैं। बेसिकली इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग का मतलब वो होता है जो इंडिपेंडेंटली बनाई गई हो, जिसका किसी प्रोडक्शन हाउस से कोई कनेक्शन ना हो, जिसका फिल्म इंडस्ट्री के किसी प्रोडक्शन हाउस से कोई कंसर्न ना हो, तो उसको इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग कहते हैं। पर और ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग गरीबी में होनी चाहिए। बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत पैसा लेके पिक्चर बनाते हैं, उन पिक्चरों को भी इंडिपेंडेंट फिल्म्स कहा जाता है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। आपने हो सकता है 50-100 करोड़ में एक पिक्चर बनाई हो, पर उसमें इंडस्ट्री का कोई नहीं है, इंडस्ट्री का कोई स्टूडियो शामिल नहीं है, तो आप उसे इंडिपेंडेंट फिल्म कह सकते हो। ज़ीरो बजट का मतलब ये है कि बेसिकली आपके पास लिटरली कुछ पैसा नहीं है, पर लिटरली ये भी नहीं है कि आपने ज़ीरो बजट मतलब तो आपने ₹0 में शूट करी है, जो कि आप नहीं कर सकते। खाना तो खाओगे ही, वो भी बजट में ही आता है। कैमरा यूज़ करोगे, एडिटिंग करोगे, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो एकदम ज़ीरो बजट में शूट करना ऑफ कोर्स कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, जो आप चाहते हो वो कभी भी निकल नहीं सकता है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आपको जाननी पड़ती हैं, सारा सामान आपको सीखना पड़ता है। आज मैं अपने आप को ज़ीरो बजट फिल्म मेकर या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर नहीं कह सकता, या कह भी सकता हूँ, जो कि मेरी दोनों फिल्में जो हैं उसमें स्टूडियो से कोई भी कनेक्शन नहीं था। वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे जो मुंबई आए थे कुछ करने के लिए, और या इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था पिक्चर में, मैंने पिक्चर बना दी थी। तो वो इंडिपेंडेंट फिल्म थी। ज़ीरो बजट तो मैं नहीं कहूँगा, ज़ीरो बजट तो नहीं थी, कुछ कुछ पैसा तो लगाया ही था हमने पिक्चर में। बट ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग करना मैंने उस पिक्चर से, उन पिक्चरों से सीख लिया, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपको कभी कभी सब कुछ करना पड़ता है। मेकअप से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, स्पॉट से लेके, डायरेक्टर से लेके, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जो ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग होती है उसमें डायरेक्टर सब कुछ करता है और वो फिल्म उसी की होती है। और कितना भी मेरे को लगता है ये बकवास कर ली जाएगी, फिल्म जो है वो सबकी है, फिल्म एक्टर की है, फिल्म राइटर की है, फिल्म इसकी है, फिल्म उसकी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। फिल्म डायरेक्टर की होती है, क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब पिक्चर फ्लॉप होती है या हिट होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलती है। जब हिट होती है तो एक्टर को बहुत क्रेडिट मिलता है, प्रोड्यूसर को मिलता है, सब लोग आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। पर जब पिक्चर नहीं चलती है तो सारा ब्लेम जो है वो डायरेक्टर के ऊपर डाल दिया जाता है कि उसने डील नहीं किया होगा प्रोड्यूसर से, उसने डील नहीं किया होगा सही से पिक्चर के साथ, उसने स्टोरी सही से नहीं समझी होगी, उसने एक्टर से सही से काम नहीं कराया होगा, तो सारे लांछन उसके ऊपर तुरंत तुरंत लग जाते हैं। सो ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए और बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिए कि आप अपनी ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग बनाएंगे तो कोई मिरेकल होगा। मैंने जब अपनी पहली फिल्म लिखी थी या स्क्रिप्ट लिखी थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, अब तो फिल्म बिक जाएगी, मैं एक फिल्म मेकर बन गया हूँ। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपनी फिल्म बना ली, उसके बाद मुझे लगा कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जब सेकंड फिल्म बनाई तब मैंने सोचा कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जब बुक लिख ली तो मैंने सोचा कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने बड़ी फिल्म में असिस्ट किया तब मुझे लगा मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, अगेन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होता है या वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, मिरेकल्स नहीं होते हैं, पर मिरेकल्स भी उनके साथ होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं। और ऐसा नहीं है, और भी लोग हैं जो लकी हैं, जो चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं। मैं ऐसे डायरेक्टर को जानता हूँ जो 26 साल का था, उसने मुंबई में 2 साल स्ट्रगल किया, कुछ नहीं हुआ, वो अपने गांव वापस गया और गांव में जो इस कॉलेज स्कूल के मालिक होते हैं उनको पटाया और आके अपनी एक 4-5 करोड़ की फिल्म बनाई। तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि पिक्चर, उसे डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं था तो पिक्चर ख़राब हो गई। तो ऐसी फिल्में भी वहाँ बन के निकलती रहती हैं जिसमें डायरेक्टर को कुछ नहीं पता होता है, पर उसको फाइनेंसर मिल जाता है, फाइनेंसर को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और फाइनेंसर पैसा लगाता है। उसके बाद फाइनेंसर भाग जाता है क्योंकि फाइनेंसर को समझ में आता है कि इसमें पैसा नहीं है, रिकवरी नहीं है और प्रोसेस बड़ा गड़बड़ है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो नए नए डायरेक्टर्स हैं जो पेशेंस लूज़ कर देते हैं, वो बहुत सारे प्रोड्यूसर को उल्लू बनाते हैं, जिसके चक्कर में उनके पैसे रिकवर नहीं होते और वो वापस चले जाते हैं। और ये चीज़ मैं जानता था। जब मैंने लासा फूड बनाई थी तो मेरा जो प्रोड्यूसर था वो मुझसे कह रहा था कि 1 करोड़ रुपए फिल्म में लगाते हैं। इनिशियल लेवल पे वो उसने मतलब ये ऑफर किया था मुझे कि क्षितिज भाई 1 करोड़ रुपए में फिल्म बनाते हैं, 1 करोड़ रुपए में फिल्म बनाते हैं। तो मैंने उसको बोला था कि देखो हमारे पास स्टार नहीं है, हमारे पास कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, तो 1 करोड़ में फिल्म बना के मुझे पता है कि तुम्हारी रिकवरी नहीं होगी, तो मैं नहीं चाहता तुम पैसा वेस्ट करो। अब यहाँ पे मेरा नुकसान था क्योंकि अगर मैं 1 करोड़ की फिल्म बनाता तो मुझे ही फ़ायदा होता,
पर मैं कहीं ना कहीं उसका नुकसान नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसको बोला था कि लो बजट में फिल्म बनाते हैं, 5-6-10 लाख में पिक्चर बनाते हैं और उसको दुनिया को प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद जो फाइनेंसर मिलेगा उससे हम लोग पिक्चर बनाना शुरू करेंगे। तो एक बार पहले नाम बनाते हैं, और ये एक चीज़ है जो वहाँ पे प्रोड्यूसर और बाकी लोग नहीं समझ पाते कि आपके पहले एफर्ट से कभी कुछ नहीं होगा। आपको लगातार निरंतर परसिस्टेंटली एफर्ट करते रहना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें होंगी। पहली फिल्म से पैसा कमाने की कभी मत सोचो, पहली फिल्म से सिर्फ नाम कमाने की सोचो, ताकि ज़्यादातर लोगों तक उसको पहुंचा सको और लोग तुम्हारा नाम जान सकें। सेकंड फिल्म होगी जहां पे लोग तुम्हें एक्चुअली नोटिस करेंगे, और थर्ड फिल्म से मे बी तुम प्रॉफिट कमाना शुरू करोगे। अब ये चीज़ जो है बहुत सारे प्रोड्यूसर नहीं समझ पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पहली फिल्म से ही हम 10-20 करोड़ रुपए कमा लें। अगर ये इतना ही प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री होता तो कोई प्रोड्यूसर की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, बैंक लोन दे देते, आप लोन पे पिक्चर बनाते और प्रॉफिट कमा के यहाँ से निकल जाते। दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री 100% श्योर शॉट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देती, और ये मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स नहीं समझ पाते। क्योंकि अगर आप सिर्फ 5 करोड़ लगाना चाहते हो, 2 करोड़ लगाना चाहते हो, 1 करोड़ लगाना चाहते हो और पिक्चर बनाना चाहते हो, आपकी रिकवरी नहीं है, आप सिर्फ शौक में पिक्चर बना रहे हो। जब तक आपके पास बड़ा स्टार नहीं है, इवन गुलाबो सिताबो भी मुझे लगता है अमिताभ और आयुष्मान के बाद अगर हॉल में रिलीज होती तो फ्लॉप हो जाती, क्योंकि पिक्चर अच्छी नहीं बनाई थी, लोग बोर हो गए थे, पहले दिन में निकल जाते। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी बड़ी फिल्म जब फ्लॉप हो सकती है अमिताभ बच्चन और आमिर खान के वजह से, तो कोई भी पिक्चर फ्लॉप हो सकती है, और उसका कोई लिमिट नहीं है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस लेवल पे चीज़ें हो सकती हैं। सो बेसिकली मैं जब आप लोगों को ये बार बार बोलता हूँ कि अपनी जीरो बजट फिल्म बनाओ या इंडिपेंडेंट फिल्म बनाओ, तो मेरा यही मकसद होता है कि आप एटलीस्ट शुरू करो, आप प्रोसेस लर्न करो। मेरा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं होता है कि आप उसको OTT पे सेल करो, जो कि बहुत सारे लड़के हैं जो मुझे बार बार ये समझाने, मतलब मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कमेंट में कि सर आप OTT में फिल्म बेच दो, आप OTT के लिए पिक्चर बनाओ, ये करो वो करो, बट दे डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ OTT। OTT पे जाके स्टैटिस्टिकली पिक्चरें देखो, किनकी किनकी प्रोड्यूस हो रही हैं, किनकी किनकी डायरेक्ट हो रही हैं। वो वही लोग हैं जो इंडस्ट्री से वेल कनेक्टेड हैं, जो उसमें जानते हैं, जिनके एक दूसरे कनेक्शन है। अब क्या है, जब अमेजन प्राइम इंडिया में आया था, नेटफ्लिक्स इंडिया में आया था, तो उसने यहाँ पे लोगों की हायरिंग करनी शुरू करी। जो हायरिंग थी वो बेसिकली कनेक्शन के थ्रू होती है। लिंक्डइन पे रोज मैसेज आते रहते हैं कि अमेजन में जगह खाली है, प्राइम में जगह खाली है, नेटफ्लिक्स में जगह खाली है, स्टार में जगह खाली है, बट वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है। आप कभी भी जाओगे आपको अंदर से पता चलेगा हर कोई किसी ना किसी कनेक्शन से आया है। मेरी भी जो जॉब्स लगी हैं इन सब जगहों पे या कहीं पे भी मैंने जॉब करी है, तो वो सब कनेक्शन के थ्रू ही लगी हैं। ये सब फेसबुक पे, लिंक्डइन पे लोग जॉब वैकेंसी निकालते रहते हैं, पर वो से वैकेंसी आती रहती है, कोई उसको चेक नहीं करता है। देयर इज नो मेथड, प्रॉपर मेथड वेयर पीपल एक्चुअली चेक ऑल दिस जॉब्स। तो आपको कनेक्शन के थ्रू ही वो सारी जॉब्स मिलती हैं। तो अब जब कनेक्शन के थ्रू जॉब्स मिलेंगी तो आपको फेवर भी करने पड़ेंगे। तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं जो उनसे कनेक्टेड हैं, जिनकी जॉब लग गई है, वो उनको ही फेवर करेंगे। तो आप, मेरा कोई कनेक्शन है नहीं अमेजन प्राइम में, एक टाइम में थे, पर अभी मेरी उनसे बात नहीं होती। तो जो कनेक्शंस हैं उसके थ्रू आपकी पिक्चरें बनती हैं, या तो वो सेलिब्रिटीज़ को पिक्चर देते हैं, या आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। नेटफ्लिक्स की प्राइम की वेबसाइट पर जाके आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वजह से, कॉपीराइट लॉस की वजह से, कॉपीराइट वायलेशन जो होते हैं उसकी वजह से उन्होंने ये बंद कर रखा है कि कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट सबमिट नहीं कर सकता। किसी भी प्रोडक्शन हाउस में आप अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करोगे और उन्होंने पढ़ लिया और कल को उन्होंने कोई फिल्म बनाई जिसमें आपके सीन्स और उनके सीन्स मैच करते हैं, तो आप उनके ऊपर केस कर दोगे, और लिटिगेशन का केस होगा उनके ऊपर, जिससे उनका नाम भी खराब होगा और पैसे भी जाएंगे। तो वो इसलिए एंटरटेन नहीं करते अनटिल अनलेस द स्क्रिप्ट हैज़ केम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड सोर्स। सो आप धर्मा में स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, आप जाके दो, कोई नहीं पड़ेगा। मैं धर्मा में अपनी स्क्रिप्ट दे के आया था, आज तक उन्होंने वो लिफाफा ही नहीं खोला, और मुझे अक्सर फ़ोन करते हैं कि सर आप अपने लिफाफा ले जाओ। मैं नहीं लेने गया, तो उन्होंने मेरे ख्याल से वो फेंक ही दिया होगा अब तक। सो ऐसा ये सच्चाई है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की कि कोई आपकी स्क्रिप्ट पढ़ेगा नहीं। आप सोचते हो कि मैं एक स्क्रिप्ट लिख दूंगा तो वो बस उसके बाद वो पिक्चर बन जाएगी, वैसा कुछ नहीं होता। लोग आपकी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं देंगे, तो आप स्क्रिप्ट पढ़ाओगे कैसे लोगों को? एंड दैट इज़ द बिगर प्रॉब्लम, दैट पीपल डोंट इवन हैव the patience to read the scripts, and 99% of script writers that are in Mumbai are not script writers. That is why they produce crap content, and जिसकी वजह से और भी लोग इरिटेट होते हैं जिनको आप स्क्रिप्ट भेजते हो, आप उसमें मेहनत नहीं करते हो, और जो स्क्रिप्ट भेजते हो वो बहुत ही ख़राब होती है। आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी है, बेसिकली ज़्यादातर राइटर्स जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, उनकी थिंकिंग के हिसाब से होती है, उनको लगता है कि वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है, पर वो राइटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो अनरीडेबल होती है और लोग उसे नहीं पढ़ पाते। क्योंकि एक डिल्यूजन होता है हर राइटर को डिल्यूजन ये होता है कि जब वो लिख रहा होता है तो उसको ऐसा गलतफहमी होती है कि जो उसने लिखा है बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पर सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है कि जो भी आपके दिमाग में है उसको आप पेपर पर किस तरह से निकाल सकते हो, वो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है, और वही स्ट्रगल है किसी भी राइटर का। तो मेरे साथ भी ये स्ट्रगल अक्सर होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ उसको पेपर पे कैसे निकालूं। तो एक फाउंटेन हेड की किताब है जो आयन रैंड ने लिखी थी, जो कि मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट बुक्स एवर रिटन है।
तो उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये औरत कितना अच्छा सोचती है और कितना ज़्यादा सोचती है। मतलब इसने अगर 700 पन्ने की किताब लिखी है जिसमें इतनी फिलॉसफी और थ्योरी दी है तो कितना ज़्यादा इसने सोचा होगा, क्योंकि अगर आप 100 सोचते हो तो पेपर पे आप सिर्फ 1% ही उतार पाओगे, मेरे ख्याल से उससे भी कम उतार पाओगे। सो डोंट बी मिसगाइडेड बाय दीज इंटरव्यूज़ ऑफ फिल्म डायरेक्टर्स, जहाँ वो बोलते हैं कि हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें ये नॉलेज नहीं है, हमें वो नॉलेज नहीं है, फिर भी हम ये कर लेते हैं। किशोर कुमार कहता है मुझे गाना ही नहीं आता है, मैंने तो सिंगिंग सीखी ही नहीं है, उसके बाद भी मैं वो करता हूँ। पर मुझे पता है कि सिंगिंग उनको आती थी, आलाप उनको आता था, सारेगामा उनको आता था, वो सारी चीज़ें उनको आती थी, पर ही जस्ट उन्हें हारमोनियम बजाना आता था। मतलब व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट। सो बेसिकली पीपल जस्ट से दीज थिंग्स आउट ऑफ रैंडम स्पीच जस्ट टू इम्प्रेस अदर पीपल, बट उससे क्या होता है बहुत सारे लोग ना गलत इंप्रेशन लेके चले जाते हैं। उनको लगता है कि डायरेक्टर बनने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या एक्टर बनने के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कई बार अक्षय कुमार के ऐसे इंटरव्यू जाते हैं, शाहरुख खान के इंटरव्यू जाते हैं, कुछ नहीं यार मैं तो सेट पे गया, मैंने जाके एक्टिंग करनी शुरू कर दी। दे टेल यू दैट दे डोंट वर्क हार्ड। अमिताभ बच्चन के ऐसे इंटरव्यूज़ है कि नहीं मैं तो सेट पे गया, मैंने जाके एक्टिंग करनी शुरू कर दी। पर ऐसा नहीं है, ये लोग सेट पे बहुत मेहनत करते हैं पर दिखाते नहीं हैं, और मल्टीपल टेक्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सब कुछ होती है, बट दे विल शो यू कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको तो बहुत ईजी है प्रोसेस उनके लिए। एंड यू थिंक ओके इट इज़ ऑल हंकी इन डोरी फॉर देम। मैं कितने लोगों से मिला हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं, और जो मेहनत नहीं करते उसका रिजल्ट भी वहाँ पे दिखाई पड़ता है। और तो इसलिए इन सब चीज़ों से मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपके पास कोई और सोर्स भी नहीं है कि कहाँ से पता करो इन सब चीज़ों के बारे में, वैलिडिटी कैसे चेक करो कि कोई जो बोल रहा है वो सामने वाला सच बोल रहा है। कोई भी कभी भी 100% सच नहीं बोलता है, हिस्ट्री कभी भी सच नहीं होती है। जो भी आदमी पास्ट मेमोरीज से कुछ भी बोलता है उसमें कभी भी सच नहीं होता है। ये चीज़ गांठ बांध दो, ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि लोग कई बार जो अपनी मेमोरीज होती है उसमें चीज़ें ऐड करते हैं, बाद में उसी में जीने लग जाते हैं और उसी को अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं। सो कभी भी इन चीज़ों पर भरोसा मत करिए, इन चीज़ों के भरोसे मत रहिए। आप अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म बनाओगे, जीरो बजट फिल्म बनाओगे, उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ नाम होगा। पर आपको बनानी ज़रूरी है, आपको वो ऑब्स्टेकल पास करना ज़रूरी है जहाँ आप अपनी 2-3-4 पिक्चर बनाते हो और चीज़ें होना शुरू होती हैं। मेरे कई ऐसे फिल्म मेकर दोस्त हैं जो 4-4 फिल्में बना चुके हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू भी लेने वाला हूँ डायरेक्टर का, जो स्पॉट बॉय से डायरेक्टर बने हैं, और काफ़ी फिल्में उन्होंने करी हैं, पर आज तक उनका नाम नहीं हो पाया, जबकि मुझे लगता है कि उनका नाम होना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे, और वो उनके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलता है, तो पता चलना चाहिए। हालांकि अगेन इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव कर सकता है, वो जो फिट है वो सर्वाइव करता है, जो नहीं है वो नहीं कर पाता है। सो मेक योर ओन फिल्म एंड डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। जो मैंने आपसे कहा है, डोंट लिसन टू मच टू दीज फिल्म डायरेक्टर्स एंड दीज मोटिवेशन लेक्चर्स, जहाँ पे लोग आपको गलत राय देते हैं और आपको लगता है कि लाइफ बड़ी आसान है, कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। वैसा नहीं होता है। जो भी आपको लगता है कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो एफर्ट उसमें लगता है वो ही सक्सेसफुल होने के लिए डेफिनेशन है। मतलब आपको लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए इतनी मेहनत की ज़रूरत है, तो आप उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। मुझे भी लगता था कि 50 पेज का ट्रीटमेंट नोट लिख दूंगा मैं तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरा ट्रीटमेंट नोट बहुत अच्छा होगा। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जो हॉलीवुड के राइटर्स हैं वो 200-300 पेज का ट्रीटमेंट नोट लिखते हैं, जो कभी दुनिया के सामने भी नहीं आता। 200-300 पेज की नॉवेल होती है, तो उतना ट्रीटमेंट नोट उनसे स्टूडियोज़ लिखवाते हैं, उसके बाद उनका स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो किस मुगालते में आप रहते हो कि आपने ज़रा सा एफर्ट किया है, 2 पन्ने लिख लिए और आपको लगता है कि आप फिल्म मेकर बन जाओगे। नहीं, वो 2 पन्ने आपको रोज़ लिखने पड़ेंगे, आपको 5-5 पन्ने रोज़ लिखने पड़ेंगे, तब जाके आप राइटर बनोगे, एक अच्छे डायरेक्टर बनोगे। आपको 50-60 फिल्में डायरेक्ट करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको लगेगा कि आप डायरेक्टर बनने के लायक हुए हो। मैं अगर कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हूँ तो उसके पीछे कारण मुझे पता है, मुझे रीजंस पता है, और मैं उस पर एक्ट कर रहा हूँ। मैं एक्ट करूँगा और धीमे धीमे वो चीज़ निकल के आएगी, क्योंकि इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैं फिल्म लाइन से नहीं हूँ। बट चलिए इसी नोट पे ये व्लॉग ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए जितना हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें बताई हैं मैंने जो नॉर्मली लोगों को नहीं बताई जाती हैं। और जो भी आपके फिल्म मेकर फ्रेंड्स हैं उनके बीच में इसको शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ भी आपको शेयर करना चाहिए या लगता है कि शेयर करना चाहिए। कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मुझे पता चलता है कि अच्छा ये वाले सवाल आप पूछना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने एक कमेंट का जवाब दिया था, तो कमेंट में जो भी आप सवाल पूछ सकते हैं पूछिए, बिकॉज उसके बेसिस पे मैं बेसिकली आपकी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो वरना फिर मैं रैंडमली कुछ चीज़ बनाऊंगा जो आपको इंटरेस्ट नहीं करेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी बेसिकली मदद करने के लिए आया हूँ। तो जो भी आपको लगता है सवाल, कितना भी आपको लगता है स्टूपिड सवाल है या इंटेलिजेंट सवाल है, आप उसको पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, बाय बाय।